ऊपर की पट्टी पर जरा नजर बनाकर रखिए, क्योंकि अब की बार एनडीए अभी तक 292 सीटों पर ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ, बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 228 पर है, अन्य के खाते में 23 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए हमारी बिग वॉल, और यहां पर मैं आपको बताऊंगी कौन आगे है कौन पीछे। ये ऊपर की पंक्ति में सबसे पहला और बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे, अमित शाह 5.5 लाख की लीड के साथ गांधीनगर से आगे, राहुल गांधी चाहे वायनाड हो चाहे रायबरेली दोनों सीटों पर आगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे हैं, डिंपल यादव मैनपुरी से आगे हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से आगे हैं, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अमेठी सीट से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से आगे हैं, और इतना ही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आगे हैं, पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से आगे हैं, रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब में बढ़त बना ली है, गिरिराज सिंह बेगूसराय में पिछड़ रहे हैं, अवधेश राय बेगूसराय में बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही हैं मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से, रामकृपाल यादव पीछे हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से आगे हैं, एसएस आलूवालिया पीछे हो गए, हमीरपुर से आगे हैं अनुराग ठाकुर, और करनाल सीट पर आगे मनोहर लाल खट्टर भी हैं। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी को देखिए जरा, दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट, कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट सीट से आगे, मनोज तिवारी पीछे चल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में पीछे हो गई हैं, आगे हो गया असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ में, हैदराबाद में चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट पर पीछे हैं, सुप्रिया सुले बारामती में ननंद भाभी की लड़ाई में सुप्रिया सुले आगे हैं, शरद पवार की सियासी विरासत पर मुहर लगाती हुई बारामती की जनता नजर आ रही है, नवनीत राणा निर्दलीय जीती थी 2019 में, और 2024 में क्या हो रहा है, बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरती हैं और बलवंत सोनबड़े नवनीत राणा को पछाड़ रहे हैं, और साथ ही नारायण राणे को आप देख रहे हैं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार नंबर बदल रहा है, एनडीए 290, इंडिया गठबंधन 230, अन्य के खाते में 23 सीटें जाती हुई हैं आपके सामने। तो कुल मिलाकर ये है वो बड़ी तस्वीर, नंबर टैली, लेकिन सेटल डाउन अभी मामला नहीं हो रहा है, अभी खेल बाकी है। वैसे तो 4 घंटे होने को आ रहे हैं, काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी कहां पर कितने नंबर के साथ अब की बार बनेगी सरकार, इसको लेकर एक सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। दिबांग जी आ गए कुछ डिटेल्स के साथ, क्या जानकारी? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें और चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट, जो वेबसाइट है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 43 सीटें हैं, और 43 कह रहे हैं आप? 43 और 36 हैं बीजेपी गठबंधन की। उसमें 8 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जो लीड है वो केवल 5000 है, यानी अगर ये सीटें पलटें, अगर ये सीटें घटें तो बीजेपी की सीटें घटकर, आप इसमें से हटा दीजिए, 26 हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी की 4 सीटें हैं जो 5000 से कम हैं, यानी वो घटें तो 41 हो जाती हैं। तो बीजेपी अभी भी जो आंकड़ा है ये 36 का, अगर ये रिटेन करती है तो इसमें मुश्किल होगी, उसको घट सकती है तो 24 तक आ सकती है। तो मतलब बीजेपी जो है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहते हैं ना लूज विकेट, कमजोर स्थिति में है, कमजोर स्थिति में बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश में 28 तक गिर सकती है। दिबांग जी ने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है वोट शेयर के हिसाब से। बिल्कुल, जहां पे जो सीटें 5000 7000 से कम है, उन सीटों में साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि वहां पर बढ़त दिक्कत हो सकती है, इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत होती दिखाई दे रही, इंडी गठबंधन बेसिकली मजबूत होता दिखाई दे रहा है, और बीजेपी ने अप्रत्याशित वहाँ पे प्रदर्शन जो था वो खराब है, और उत्तर प्रदेश में जबकि योगी सरकार भी है, डबल इंजन की सरकार है, और जो बात आपने पहले कही मोदी योगी और प्रभुराम, महाराष्ट्र में नांदेड़ की सीट, अशोक चौहान की सीट पे कांग्रेस आगे चल रही 6000 वोटों से। अशोक चौहान की सीट, अशोक चौहान जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिनको राज्यसभा में भेज दिया, खुद नहीं खड़े हुए, प्रताप चिखलीकर खड़े हुए, लेकिन वो पीछे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम है। और नितिन गडकरी लगातार बढ़ रहा है, तो नितिन गडकरी मैं कह सकता हूं अभी कि कहीं एक डार्क हॉर्स हैं, ये मान के चलिए कि नितिन गडकरी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब महाराष्ट्र के अंदर आप ये कह रहे हैं कि एनडीए को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की गुस्से का वोट। बिल्कुल, 30 सीटों से ज्यादा यदि वो जीत रहे हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? खूब नकली असली वाली लड़ाई, इस तरीके की बातें वहां पर हुई है महाराष्ट्र के अंदर, और आज जब जनादेश आ रहा है तो जनादेश में आक्रोश जनता का नजर आ रहा है एनडीए के प्रति, क्योंकि इंडिया गठबंधन को भरपूर वोट आशीर्वाद के तौर पर जनता जनार्दन का महाराष्ट्र में मिल रहा है। रुमाना, इस पूरे चुनाव चर्चा में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात होने जा रही है नवीन पटनायक का पीछे होना। नवीन पटनायक और जिस तरह से उड़ीसा में चेंज हो रहा है वो एक बड़ा प्रतीक है, और वो समझिए 5वीं बार
5 बार हो चुके थे, छठे बार होने जा रहे थे। करिश्मा, मैजिक, सब कुछ वहाँ फेल होने जा रहा है। वो एक हमारे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की बड़ी घटना है। और उत्तर प्रदेश में ये जो आपको हो रहा है, इसका हम लोग कास्ट एनालिसिस तो कर रहे हैं। सर, 1 मिनट जरा चलते हैं। शिरीन हमारे साथ आ गई हैं और शिरीन बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो तस्वीर रुझानों के सहारे उभर रही है वो क्या कहानी बयां कर रही है। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए दिलचस्प नतीजे क्या होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन रुझान बहुत कुछ साफ करते हैं। और इस बड़ी स्क्रीन पर आपको जरा उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश 80 सीटें, लेकिन यहाँ पर अभी एनडीए 36 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ इंडिया गठबंधन उससे आगे 43 सीटों पर लीड करता दिखाई दे रहा है। बीएसपी का खाता फिलहाल तो खुलता रुझानों में भी नहीं दिख रहा, एक पर अन्य है। और ये जरा आप मैप के हिसाब से उत्तर प्रदेश की तस्वीर समझिए कि भगवा से ज्यादा जो नीला रंग है वो दिख रहा है। अब बिहार की 40 सीटें, 32 पर एनडीए आगे, 6 पर इंडिया गठबंधन और 2 अन्य के खाते में जाति फिलहाल रुझानों में दिख रही है। और यही मैप भी बता रहा है कि बिहार में भगवा रंग ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए बढ़त बनाता दिख रहा है रुझानों में। तो 32 सीटें। अब जरा अगला एक और राज्य है महाराष्ट्र, जिस पर नजर है। महाराष्ट्र की तस्वीर क्या है फिलहाल रुझानों में, तो आप ये देखिए जरा। 17 सीटें एनडीए को 48 में से रुझानों में, और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन लीड यहां भी कर रहा है 30 सीटों के साथ, एक अन्य के खाते में। और ये अलग अलग रंग आपको बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं और किस तरीके से ये रंग बदलेगा या किसकी तरफ जाता दिखाई देगा बताएंगे आपको। 30 सेकंड का छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं फौरन। लोगों का विश्वास हूं मैं, निर्माण की आस हूं मैं। मजबूत निर्माण का आधार मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं, और उस बुनियाद को मजबूती देता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। लोगों का विश्वास हूं मैं, निर्माण की आस हूं मैं। मजबूत निर्माण का आधार मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो देखिए आपको लगातार हर एक राज्य की एक सीट पर कौन आगे कौन पीछे होता दिखाई दे रहा है, नतीजों में किस तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब जरा एक और स्टेट पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। और ये देखिए आंकड़े पश्चिम बंगाल के 42 सीटें हैं, 10 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस प्लस को फिलहाल 1 सीट दिख रही है। टीएमसी सबसे ज्यादा 31 सीटों के साथ लीड करती पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल का अब ये मैप भी आप देख रहे हैं, और हरा रंग कैसे यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फैला हुआ अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जीत का रंग टीएमसी के खाते में यानी कि हरा रंग जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब जरा राजस्थान की बात कर लेते हैं। 25 सीटें, तो यहाँ 14 सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन। त्रिपुरा वेस्ट से विप्लव कुमार देव ने जीत दर्ज की। तो आकाशवाणी आपने सुनी, विप्लव कुमार देव जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और विप्लव कुमार देव जो अपनी सीट से जीत गए हैं, ये नतीजा आपको हम बता रहे हैं। नतीजों में विप्लव कुमार देव जो जीतते दिखाई दे रहे हैं। तो और इसी के साथ आइए अब जरा कुछ और राज्य, हरियाणा की तस्वीरें। 10 सीटें हैं, 6 पर इंडिया गठबंधन, 4 पर बीजेपी आगे दिख रही है। और ये रंग देखिए, यहाँ पर नीला रंग बढ़ा हुआ हरियाणा में दिखाई दे रहा है। 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है रुझानों में। एक बार फिर रोमाना आपका रुख करते हैं। बिल्कुल, तो ये विश्लेषण लगातार अब शिरीन हमारे लिए करती रहेंगी, लेकिन सबसे पहला नतीजा सामने आ गया है। त्रिपुरा वेस्ट सीट है, विप्लव देव पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के प्रतिमा भौमिक का टिकट काटकर बीजेपी ने इस बार विप्लव देव को चुनाव मैदान में उतारा। वही विप्लव देव जो हरियाणा के प्रभारी भी, और जीत दर्ज कर ली है विप्लव देव ने। पहला नतीजा सामने आ गया है। इस बीच आपको बता दें, मछली शहर से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है 10,000 वोटों से। कुछ और आंकड़े उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है, बीजेपी ने तो कम से कम इसकी उम्मीद की नहीं होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश ने तो कहानी पूरी पलट ही दी है। अभी उड़ीसा की बात कर रहे थे, बद्री भाई कर रहे थे। 2 क्षेत्रीय शक्तियां हैं, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल। आप दोनों के तौर तरीकों और राजनीति में फर्क देखिए। एक तरफ तिकड़म, समर्पण और एक झूठा समझौता, एक नूरा कुश्ती, उसका नुकसान उनको हो रहा है बीजेपी और बीजेडी के बीच। हाँ जी। और इधर आप टीएमसी को देखिए। टीएमसी प्रदीप जी, संघर्ष आर पार, वो जबरदस्त फाइटर हैं। वो मेरे ख्याल से इस पूरे चुनाव की सबसे जबरदस्त फाइटर साबित हुई हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता, अब वो लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सपनों को धूल धूसरित करने में अगर किन्हीं 2-3 व्यक्तियों का हाथ है, तो उसमें ममता बनर्जी सबसे प्रमुख हैं। अब तो ममता बनर्जी लग रहा है, जो उन्होंने रणनीति अपनाई कि कांग्रेस के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे, एकला चलो की राह अपनाएंगे, वही यहाँ पर गेन करती हुई नजर आ रही है। उनकी वो रणनीति भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा, वही मैं कह रही हूँ, रणनीति जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल उनकी वो रणनीति काम में आई, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ जाती तो हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट था वो। आकाशवाणी अमेठी में स्मृति ईरानी 45,908 वोटों से पीछे। अमेठी
अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने कहानी पलटी थी। 55,000 वोटों से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। और इस बार गांधी परिवार से कोई भी अमेठी में चुनाव मैदान में नहीं उतरा। कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया। और किशोरी लाल शर्मा मतलब जिनको यह कहा गया कि कांग्रेस के मैनेजर के तौर पर अभी तक उनकी भूमिका रही है, अगर वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पछाड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। क्या कहना चाह रही हैं? इससे पहले केएल शर्मा चुनाव लड़वाते रहे हैं तो उस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ रहे हैं। और ये कहा जाना कि वो एक बहुत छोटे कार्यकर्ता है, आई थिंक वो अंडरडॉग भले ही देखे जा रहे हो, आज सामना रिजल्ट है। और प्रियंका गांधी भी जाकर, मुझे ये ध्यान आ रहा है कि अमेठी के अंदर दबे स्वर में कहा जा रहा था ये मंत्री और चपड़ासी वाली लड़ाई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी अब जो फासला है पिछड़ रही है। 40,000 वोट बड़ा होता है नंबर। अब ये मुझे लगता है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे रोमाना। और न केवल स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ ये लोग हार रहे हैं बीजेपी, वहाँ कैंडिडेट को रिपीट करते गए लगातार तीसरी बार। उनके जो एंटी इनकम्बेंसीज बढ़ते गए और सबको लगा कि मोदी जी तो जिता ही देंगे, तो क्या क्या हम काम करना है। तो इसके कारण और मोदी जी के इमेज पर बहुत बड़ा लोड आया, उसका परिणाम आप देख रही हैं जो हो। जी प्रदीप जी, देखिए स्मृति ईरानी की हार ये सारे राजनीतिक नेताओं के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए खास तौर से सबक है कि एरोगेंस बर्दाश्त नहीं करता मतदाता। राहुल गांधी से ज़्यादा एरोगेंट हो गई थी स्मृति ईरानी, ये वहाँ के लोगों का, अमेठी के लोगों का कहना था और वही नतीजे में दिख रहा है। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता फंस गए हैं। और कद्दावर नेता जो प्रदीप जी कह रहे हैं सच्चाई है कि मोदी के भरोसे रहना, काम नहीं करना, तो कार्यकर्ता और मतदाता की नाराजगी का भुगतान भुगतना पड़ रहा है उनको। देखिए यूपी का जो टर्न अराउंड है ना, बिल्कुल एक लाइन में उसका पैन इंडिया इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहा है। और जो बात अहंकार की प्रदीप जी कह रहे थे, ये किसी भी नेता पर अप्लाई होता है भारतीय जनता पार्टी के। अगर आप 400 पार का दावा करने वाली पार्टी को इस तरह के डाउनफॉल में देखें तो ये सब पर अप्लाई करता है, एक लीडर पे नहीं। बादल सर, देखिए किशोरी लाल शर्मा को जो लोग गांधी परिवार का दरबारी कह रहे थे, वो मैं ये कह सकता हूँ आप किशोरी लाल गांधी लगा दीजिए उनके हाथ। 3 दशकों से मैं किशोरी लाल को जानता हूँ और गांधी परिवार का किशोरी लाल के बिना अस्तित्व नहीं है और किशोरी लाल का अस्तित्व बिना गांधी परिवार के। और मुझे याद है विनोद जी हर बार ये कहते थे कि साहब अमेठी में पिछली बार जो राहुल गांधी हारे उसमें एक बड़ी वजह ये रही कि किशोरी लाल शर्मा जो हैं उन्हें अमेठी से सिर्फ रायबरेली तक सीमित कर दिया गया। हाँ, दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी की ऑफिस की जो पॉलिटिक्स थी उसने किशोरी लाल जी को कहा कि आप सिर्फ रायबरेली देखिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो चुनाव प्रबंधन था अमेठी का इतना बिगड़ गया कि 55,000 वोट से राहुल गांधी हार गए। मेरा पक्का मानना है कि अगर किशोरी लाल चुनाव देख रहे होते तो निश्चित रूप से चाहे 10,000 वोट से राहुल गांधी जीतते। राहुल गांधी की हार मुश्किल, मतलब ये स्मृति ईरानी के लिए तो बड़ी हार होगी। मतलब पिछली बार राहुल गांधी को हराया था और इस बार किशोरी लाल शर्मा से अगर हार गई तो इसमें कांग्रेस की स्ट्रेटेजी काम आई, क्योंकि राहुल गांधी वहां लड़ते और स्मृति हार जाती तब भी ये चुनाव बड़ा हार जीत का चुनाव नहीं माना जाता। और अगर राहुल गांधी जी हार जाते तो और नुकसान होता, इसलिए किशोरी लाल जी को लिया। लेकिन ये चुनाव किशोरी लाल जी की जीत को अंडरमाइन करने ये चुनाव प्रियंका गांधी की जीत का चुनाव है। अमेठी को आप ध्यान रखिए, प्रियंका गांधी ने पहले दिन से तय कर लिया और वो वहीं बैठकर उस इलेक्शन में स्मृति ईरानी को नॉमिनेशन के लिए भी वो गई थी जब किशोरी लाल शर्मा नॉमिनेशन। देखिए हमारे साथी जो बात कर रहे हैं अमेठी के ऊपर वो सब ठीक है, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। पूरा का पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। जिस आपने कहीं छिपा रखा है मोदी मैजिक, कहाँ है आप दिखाइए ना, कहाँ है मोदी मैजिक? हम सवेरे से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है उसके बारे में। अभी बताया गया वो तो अदृश्य है मोदी मैजिक। एनडीए अभी भी 290 पर है। अबे सर एनडीए 290 कहाँ है? अगर मैजिक से आप 200 सवा 200 तक पहुंचते हैं फिर तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के दावे पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सवाल उठेगा। मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी वेट करना होगा हमें। एनडीए 290, इंडिया गठबंधन 238, ओडिशा में बीजेपी की एक तरफा आंधी है। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर, आंध्र प्रदेश में सहयोगी के साथ एनडीए राज्य में सरकार बनाने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। ओडिशा में बीजेपी की एक तरफा आंधी, ओडिशा में बीजेडी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ओडिशा में 21 में से बीजेपी जो है वो 18 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है।
देखिए उड़ीसा में की भावी राजनीति में जो नया परिदृश्य मैं देख रहा हूँ, नवीन बाबू के युग का समापन हो रहा है। जैसे तेलंगाना में बीआरएस का टीआरएस का समापन हुआ, अब वहाँ भी बीजेपी और बनाम कांग्रेस आगे। जल्दी तो नहीं कर रहे समापन में? नहीं, उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य और उनकी सारी जो समीकरण है वो सब बिगड़ गए। अब वो दोबारा उसको खड़ा नहीं कर सकते, और वो सारा जो है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो विरोध का जो पक्ष है, अगर कांग्रेस ढंग से काम करती है तो उसके लिए वहाँ एक स्पेस बनेगी। ठीक है, राजनीतिक मेहमान है हमारे साथ, जल्दी से जोड़िए, क्या कहना है? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपको याद होगा आपके शो में ही अमेठी में जब ये सीट का अनाउंसमेंट हुआ था, सभी एक्सपर्ट ने कहा था कि ये तो हार हो गई, बिल्कुल हर हाल में कांग्रेस वहां से हारेगी। तब मैंने कहा था कि देखिए इसकी जल्दी, था ये रणनीति है, बिल्कुल आपने उसको रणनीति बनाया था। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा हैं, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, जैसी उम्मीद कर रहे थे उसके अनुरूप किस तरीके से इन आंकड़ों को देख रहे हैं आप? अभी तक एनडीए 290 पर है, इंडिया 230 पर है। राजीव जी, बिल्कुल, देखिए एनडीए 290 पर है, और हम जिस तरीके से लगभग एवरेज 14 से 15 लाख की पोलिंग हुई है, अगर उसके आधार पे देखें तो 290 से अभी आपको थोड़ी देर के बाद 300 350 प्लस जाता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, अभी तक कांग्रेस ने 3 फिगर में नहीं जो है वोट लिया, अभी तक 100 तक नहीं पहुंचे हैं। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस भी करके देखेंगे तो कांग्रेस दूर दूर तक स्टैंड नहीं करती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमने देखा जब कांग्रेस के 40-50 2019 में 303 पर थी, और चुनाव आयोग का जो पिछला आंकड़ा आया आधिकारिक, उसमें बीजेपी 303 से घटकर सर 238 पर आ गई। और कांग्रेस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 2019 में जो 50 के फेर में थी सर, वो डबल होकर 100 तक पहुंच रही है ना? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। हाँ। मैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा कि इनके लिए खुशी की बात हो सकती है। इनके लिए इसलिए खुशी की बात हो सकती है कि एक्सेप्टेबिलिटी आज भी नहीं है जनता में। एक्सेप्टेबिलिटी अगर आपके ही आंकड़ों को देखो तो भारतीय जनता पार्टी की है। 290 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और एवरेज वोटर की जो काउंट हुआ, अभी तक काउंटिंग हुई है, वो 4 से 5 लाख या 6 लाख की हुई है। अभी भी 10-10 लाख वोटों की काउंटिंग होनी है। विश्वास कीजिए, थोड़ी देर और रुकिए, जो फिगर हमने बताई है और आप ही ने अपने एग्जिट पोल में बताई है, वही फिगर मैच करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अभी तो लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरीके के आंकड़े सामने निकल कर आए थे, दूर दूर तक आंकड़ा उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। अभी तक तो 300 के भीतर एनडीए नजर आ रहा है। एनडीए इस समय का आंकड़ा ये है 290, इस समय का आंकड़ा ये है इंडिया गठबंधन 232, एनडीए और कम हुआ है, 289 पर एनडीए आ गया है। और जब तक मैं आपसे ये बात कर रही हूं, इंडिया गठबंधन 232 पर पहुंच गया है। लेकिन अलका लांबा, आपने राजीव जी को सुना, वो कह रहे हैं कि साहब जनता में अभी भी एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस वो एनडीए की ही है, इंडिया की नहीं है। अलका, जल्दी भ्रम टूटेगा इनका। 400 पार का नारा था ना, 300 पार नहीं कर रहे। 300 क्या, 272 भाजपा अपने दम पर नहीं ला रही। जो प्रधानमंत्री जी वाराणसी से 2014 में 6 लाख के मतों से जीते थे, अंतर से आज 60,000 पर अभी तक मार्जिन है। अमेठी 30,000 से पीछे चल रहे हैं आप। इनका घमंड इन आंकड़ों ने तोड़ कर रख दिया है। देश का बेरोजगार, मेरठ से अरुण गोविल 6,000 वोटों से पीछे। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। सुनीता वर्मा, महिला, दलित चेहरा, समाजवादी पार्टी ने जो दिया, उन्होंने बढ़त बना रखी है। जी अलका, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं वही कह रही हूँ, ये भाजपा का ये आंकड़े जो है भाजपा के घमंड को तोड़ रहे हैं। 400 पार, 300 पार नहीं कर रहे, 272 नहीं मिल रहे। और इंडिया अलायंस विपक्ष, जिसके दो मुख्यमंत्रियों को बीच चुनाव में जेल डाला, कांग्रेस के इनकम टैक्स की रेट डाल के खाते बंद कर दिए हमारे, पूरी तरह से संस्थानों पर कब्जा था। आज वो संस्थानें मुक्त होंगी। एक मजबूती से इंडिया अलायंस तो राजीव जी फिर तो ये सवाल पूछा जाएगा, ये 2024 चुनाव में अब की बार 400 पार वाला नारा जो है, ये सिर्फ हवाई, ये सिर्फ एक जुमला भर था। राजीव जी, नहीं, बिल्कुल नहीं रोमाना जी, 400 पार का नारा हमारा सार्थक रहेगा। और मैंने आपसे कहा थोड़ी देर और इंतजार करना है। दूसरी बात, आपने कहा, देखिए अभी तो ये फिगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अगर फिगर देखें तो मैंने कहा कि अभी तो 100 तक नहीं पहुंचे, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो सब मुक्त हो जाएंगे। मतलब अभी से एक कहीं ना कहीं संदेश देना शुरू कर दिया। 400 से 200 आए हैं, 50 से 100 हो रहे हैं। जी उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आपने तो 100 पे भी सभी को संदेश दे दिया कि आइए भ्रष्टाचारियों, आपके लिए बारात निकलेगी और आप उसमें खूब डांस करिएगा, खूब नाचिएगा। हम अभी भी कह रहे हैं ये स्वप्न आपका पूरा नहीं होने वाला है। ये देश की जनता किसी भी रूप में देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 4 घंटे हो रहे काउंटिंग के, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, 12:15 बजने वाले हैं, और अभी देखिए एनडीए का आंकड़ा और कम हो रहा है। एनडीए 281, इंडिया
240 और बढ़ा, इंडिया गठबंधन 242 पर पहुंच गया है, एनडीए का आंकड़ा और घटा, एनडीए जो है वो 278 पर पहुंच गया है। मतलब बहुमत वाले जादुई आंकड़े से सिर्फ 6 सीट ज्यादा इस वक्त एनडीए के खेमे में नजर आ रही है। 278 नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 242 सीटें इस वक्त जाती हुई नजर आ रही हैं। ये मामला क्या तस्वीर अभी पलट सकती है? मथुरा में हेमा मालिनी ने बड़ी बढ़त बना ली है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो मैं आपको बता रही हूँ। करीब 1,44,000 से ज्यादा वोटों से हेमा मालिनी ने मथुरा में बढ़त बना रखी है। जो बड़ी बढ़त वाली बीजेपी के बड़े नेताओं की सीटें हैं उसमें गांधीनगर अमित शाह की सीट है, उसमें शिवराज सिंह चौहान की विदिशा सीट है। रुझानों में इस वक्त एनडीए 278 है, इंडिया गठबंधन 242 है, अन्य के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मतलब ये मामला कहां जाएगा, कैसे साफ होगा, इसके बारे में अभी भी कुछ कयास लगाना मुश्किल सा नजर आ रहा है सर। बिल्कुल ये परिणाम कयासों का ही परिणाम है अभी भी रोमाना, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर हो गई है इस सारे चुनाव विमर्श में, वो ये है रोमाना, वो ये है कि उड़ीसा जो है वो बहुत क्लियर मैंडेट दे चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर सर, एनडीए बहुमत से नीचे आ गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, एनडीए 270 पर, बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है और उस जादुई आंकड़े से 2 सीट कम 270 पर इस समय एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे गिरा। एनडीए 270 पर, एनडीए इंडिया गठबंधन 250 पर पहुंच गया है। आखिरकार ये तस्वीर कब तक साफ होगी? अब की बार 24 चुनाव में देश में किसकी बनेगी सरकार, ये सवाल अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि नतीजे और रुझान जो अभी तक सामने आ रहे हैं उससे कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहुमत के आंकड़े से एनडीए एक बार फिर नीचे आ गया है। कहा तो 325 तक एनडीए का आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे कर अब जबकि गिनती के 4 घंटे से ज्यादा पूरे हो रहे हैं, एनडीए का आंकड़ा 270 पर, इंडिया गठबंधन 250 पर। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल ये और क्लोज होता जा रहा है और एनडीए का नंबर 272 से नीचे आना ये एनडीए के लिए ज्यादा चिंता की बात। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, अब तो ये पूछा जाएगा ना सवाल। देखिए अब ये आंकड़ा जो है, आप आधे घंटे में आप देखिए, आधे घंटे से ये आंकड़ा ठिठका हुआ है। हाँ। तो आंकड़ा जब ठिठक जाता है तो रिजल्ट में परिवर्तित होता है, तो इसका मतलब ठिठका कहाँ है? ये तो नीचे गिर गया है, 299 301 था, 270 पर आ गया। नहीं वो ठीक है रुमाना, आप ये देखिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करने की कोशिश की थी, और वो गठबंधन विशेष करके 2 राज्यों में, बिहार में और महाराष्ट्र में, आप देखिए दोनों जगह पर बिहार में जदयू बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पीछे चढ़ा रही है। 17 सीटों में सिर्फ 11 सीटें हैं। इसका सबसे बड़ा झटका तो उत्तर प्रदेश में लग रहा है, सबसे बड़ा झटका तो महाराष्ट्र में लग रहा है, सबसे बड़ा झटका तो पश्चिम बंगाल में लग रहा है। हाँ, ये तीनों स्टेट्स के बारे में बिल्कुल ही क्लियर है कि सबसे बड़ा झटका लग रहा है। दूसरी बड़ी बात अब ये है कि इस मूवमेंट में जो सबसे बड़ी चीज मुझे दिखाई पड़ रही है, समझ में आ रही है कि फ्लक्चुएशन चालू हो गया है, और इसका मतलब ये है कि जिसको आपने एक समय अपना 400 पार का दावा किया था, वो सिचुएशन फ्लक्चुएट करके ऐसी भी बन सकती है कि आप खुद की मेजॉरिटी के मार्क से नीचे आ जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फ्लक्चुएशन अब कंटिन्यूअस दिख रहा है पिछले कुछ घंटों से। ठीक है, उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ, लेकिन ये फ्लक्चुएशन आप ये देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। जब से जेपी नड्डा ने आरएसएस के से अलग होने का बयान दिया है, उसके बाद से चुनाव की तस्वीर उलट गई है। आरएसएस ठंडा है और ये इस बात से ये साबित हो गया। जेपी नड्डा वाले बयान का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर आगे आएंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब ये कंसोलिडेट अब तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 4 घंटे काउंटिंग के जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद तो कहीं ना कहीं एक रुझानों में कंसोलिडेशन नजर आता है ना, यहाँ पर तो अभी भी ऊपर नीचे का खेल जा रहा है। नहीं, अभी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ऊपर नीचे का खेल है, क्योंकि अब ये स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसकी ये स्टेबलाइज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के दोनों जो एलाई हैं, चाहे वो तेलुगु देशम हो या जदयू हो, उनके जो 2 बड़े एलाई हैं वो स्टेबलाइज कर चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी नंबर पर, जो नंबर हम मतलब 272 जो बहुमत वाला आंकड़ा है, एनडीए उसके इर्द गिर्द रहेगी 272, करीब समान की स्थिति तक आने लायक ये दिख रहा है इस समय। और लेकिन हमें वॉच करना होगा। बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा था कि कोई फाइट नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे कांटे की टक्कर आई है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता के जनतांत्रिक विवेक पर विश्वास करे तो क्लियर मैंडेट देगी, 272 से ऊपर मैंडेट देगी एनडीए को। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये देश एक अनिश्चितता की तरफ जाएगा।
जनादेश जो आ रहा है, फिलहाल एनडीए जो है वो 270 पर, अभी 271 था और अब 270 पर आ गया है, मतलब बहुमत वाले आंकड़े से 2 कम एनडीए और इंडिया गठबंधन 251। देखिए ये आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। कल आपने विजय चौक पे एक आंकड़ा दिया था कि पश्चिम बंगाल में 43% या शायद 45% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया है, और ये आंकड़ा यशवंत देशमुख का दिया हुआ आंकड़ा है, सी वोटर का, बिल्कुल वोटर का। और मैंने सवाल उठाया था, एक मिनट आकाशवाणी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार 43,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार जो है वो पीछे हो गए, मनोज तिवारी ने बढ़त बना ली है। उत्तर पूर्वी सीट, इकलौते मनोज तिवारी वो सांसद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में जिन्हें बीजेपी ने रिपीट किया, और इस वक्त उस फैसले पर मोहर लग रही है जिस तरीके की बढ़त 43,000 वोट की मनोज तिवारी ने बनाई है। कन्हैया कुमार पिछली बार बेगूसराय से हारे थे, गिरिराज सिंह से हारे थे, और इस बार ऐसा लग रहा है मनोज तिवारी से कन्हैया कुमार हारने जा रहे हैं, क्योंकि मनोज तिवारी ने 43,000 वोटों की लीड बना ली है। मैं जरा जल्दी से एक प्रतिक्रिया लेती हूँ। अलका लांबा हमारे साथ मौजूद है और मुझे बताया जा रहा है कुछ जोड़ना चाह रही है, वो आना चाह रही है इस डिबेट में। अलका प्लीज आइए। थैंक यू नुमाना जी। मैं सिर्फ ये कहूंगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण 2 साफ है, जिस वाराणसी से वो 6 लाख से कभी जीता करते थे, आप मात्र 60,000 से आ गए हैं, और 400 को सीटों का दावा कर रहे थे, 300 क्या, अभी आप ही ने 10 मिनट में, पहले जब आपके साथ बैठी थी 290 पर एनडीए था, और अब बता रही हैं आप 270। जादुई आंकड़े से भी पीछे जा रहा है। 10-15 मिनट में देखिए अंतर आप कितना हो रहे हैं, और अच्छे की तरफ नहीं, बेहतर नहीं, बदतर की तरफ भाजपा जा रही है। नैतिकता हो, इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए, इस्तीफा देकर अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि लोगों ने, और उत्तर प्रदेश खास तौर से जहां से वाराणसी से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जिस अमेठी का घमंड जो है वो लोगों ने तोड़ते हुए दिख रहा है। 30,000 वोटों के मार्जिन से स्मृति ईरानी हार रही है। 40 सीटें बंगाल आप देखिए, महाराष्ट्र देखिए, नैतिकता के आधार पर जो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की आप मांग कर रही हैं, मुझे लगता है इंतजार ही कर लीजिए। जब चुनाव नतीजे साफ हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप जीत रही होंगी तो सीधे हार जीत के आधार पर ही मांग कर लीजिएगा, है ना? उसकी फिर नौबत ही नहीं आएगी। तो अभी इंतजार कर लेते हैं ना, ये कहां जाके सेटल होगा आंकड़ा, ये किस तरीके से कंसोलिडेट होगा आंकड़ा, उसका इंतजार करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जो बात कर रही हैं, मुझे लगता है राजीव जेटली जी से एक जवाब लेते हैं। राजीव जी, ये मामला जो है वो बहुत मुश्किल में डालता हुआ एनडीए नहीं सर, बल्कि बीजेपी को यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को जहां जहां किला संभालना था वहां सब जगह विपक्ष सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है। मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, मैं खासतौर से राजस्थान की बात कर रही हूं, मैं हरियाणा की भी बात कर रही हूं। राजीव जी 230 पर है। कल भैया जो ट्रेंड दिख रहा है, इंडिया गठबंधन दिख रहा है कि लीड ले रहा है। जी सॉरी जो 400 पार का एग्जैक्ट पोल की पोल सबसे पहले खुली, दूसरी जो देश में अहंकार था, अद्भुत अकल्पनीय अहंकार, वो चकनाचूर हुआ, और थर्ड, देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए लोग आज भी समर्पित है। ये देश संविधान से चलेगा, ये मैसेज है। जो तानाशाही की ओर लोग देश को ले जाना चाहते थे, उनको करारा तमाचा है ये अभी तक के रुझान। मैं मानता हूँ रिजल्ट धीरे धीरे आगे आने दो, परिवर्तन और होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के जो नेता हैं आप उनको सुन रहे थे, जिसमें कमलनाथ को भी आपने सुना, जीतू पटवारी को भी आपने सुना। हालांकि मध्य प्रदेश में देखिए जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस है, वो कोई बड़ा कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रुझानों में एनडीए फिर आगे हो गई है। इस वक्त आंकड़ा लगातार तब्दील हो रहा है और इस समय इंडिया गठबंधन 273 पर पहुंच गया है। बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 272 का, एक सीट ज्यादा 273 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 251 पर है। यहां पर मामला अभी भी बेहद करीबी, बेहद फंसा हुआ नजर आ रहा है। और अब जल्दी से एक रिएक्शन राजीव जी का लेते हैं। वो राज्य जहां पर बीजेपी को मोर्चा संभालना था, कांग्रेस से लोहा लेना था, उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या राजस्थान हो, वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान, अभी तक का यही आंकड़ा। राजीव जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना, अभी तक का यही आंकड़ा, अभी तक के आंकड़े के हिसाब से भी एनडीए लगभग बहुत ऊपर चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए, अगर ये आंकड़े आपके स्क्रीन के ऊपर अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ताओं की भाषा में परिवर्तन आया, मतलब जैसे एक घमंड कहते थे, घमंड यहाँ नजर आना शुरू हो गया। अभी तो बहुत दूर है,
ये नीचे भी जाएंगे और नीचे जाएंगे और भारतीय भ्रमण जनता तो पार्टी और आपका एनडीए ऊपर चूकिया है जाने देश वाली के है। लोगों ने, अब ये 64 बताइए, करोड़ लोगों ने। अभी बताइए, विभिन्न चैनलों के ऊपर हम देख रहे हैं, अभी किसी चैनल पे बिल्कुल इन्हीं के साथ ऊपर ही ये जाने बोला, वाली है, ए सही कह रहे हैं आप। प्रशासन सुन लो, ए प्रशासन सुन लो, राम नाम मतलब सत्य ये होने वाला बताइए, है। अभी तक तो 100 के आसपास पहुंचे हैं, तब जाके प्रशासन को उंगली दिखा रहे हैं। तो ये पुराना जो इनका बिहेवियर और इनका व्यवहार था, वो इन आरोपों की वजह से देश की जनता के सामने आ दर्शक गया। समझ पाएंगे ना, आप ही दोनों बात कर रहे हैं, एक एक करके बोल लीजिए ना प्लीज। इंतजार कर लेते, थोड़ी देर तो इंतजार कर लेते, कम से कम गरिमा तो बची रहती है आपकी कि आप बदल चुके हैं। आपने तो फिर दिखाया इंतजार 10 साल कि लोगों ने ये किया बड़ा है। वैलिड पॉइंट है 10 साल राजीव जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मुझे लगता है जरा सा अलका लांबा को इस पर जवाब देना चाहिए। अलका, क्योंकि ईवीएम को लेकर जिस तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, अच्छा वो जयराम रमेश वाला बयान जो उन्होंने दे दिया, वो डीएम 150 जिसका जिक्र करते हुए चुनाव आयोग ने भी नाराजगी जताई और उनसे जवाब मांगा गया, ये बहुत जल्दबाजी कर दी। ये हार का डर था क्या जो इस तरीके से ईवीएम चुनाव आयोग पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए कांग्रेस पार्टी ने? देखिए हम हार नहीं रही, आपको दिख रहा है और हमें इसीलिए उसका डर भी नहीं था। लेकिन तो चंडीगढ़ में हमने लोकतंत्र की राजीव जी, हत्या प्लीज होते अलका जी हुए को सुनिए, भाजपा फिर को आपके पास हत्या आऊंगी। देखा है सीसीटीवी कैमरे में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बेनकाब किया है, इसलिए विपक्ष इस पर एकजुट और सतर्क था, जिसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। हम सत्ता में रही या विपक्ष में, अगर लोकतंत्र में कोई भी सवाल ईवीएम को लेकर या किसी भी तरह का उठेगा, लोकतंत्र में उसके जवाब मिलने चाहिए। आप गला और आवाज नहीं दबा सकते। ये गला दबाना, आवाज दबाने का काम लोकतंत्र में इस तानाशाह सरकार ने किया है। कोई सवालों की जगह नहीं, वरना प्रधानमंत्री जी 10 साल में एक भी प्रेस वार्ता करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए? करते प्रेस वार्ता, लेते लोगों को सवाल। किसान मिलना चाहता था पटियाला में, नहीं मिले उनसे, थोप दिए कृषि कानून, घुटनों पर लाया किसान, 700 किसानों ने शहादतें दी। इनको तानाशाह को समझना चाहिए कि अब आपको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप सरकार अगर बनाने की सोच भी रहे हैं तो 400, 300, 272 से नहीं, किस तरीके से। अच्छा अलका जी, मुझे एक सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि ये जो पंजाब और दिल्ली वाले आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस पार्टी साथ आए, लेकिन दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब में जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आप कि एक बार फिर से मोदी सरकार होने वाली है? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए ने फिर से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। 273 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 251 पर, अन्य के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये जीत वो जीत तो नहीं जिसकी हुंकार 24 चुनाव के शुरू में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से भरी गई थी कि अपने दम पर बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भारी बढ़त मिल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फिलहाल 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी 2019 में जिसको 18 सीटें मिली थी, 10 सीटों पर वो सिमटती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाते हुए 31 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, ममता ने पश्चिम बंगाल में मोदी को रोक लिया, नुकसान क्यों हुआ? बिल्कुल नुकसान की बात है। एक तो वेस्ट बंगाल की जो अस्मिता की बात है, बंगाली अस्मिता की बात हुई वो, और हम शुरू से बात ये कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सबसे ताकतवर, सबसे फाइटर जो लीडर है वो ममता बनर्जी है, और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने फिर से एक बार बंगाली अस्मिता का काम में इस्तेमाल किया है, उसका फ़ायदा वहाँ पर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पर लीडरशिप नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं राष्ट्रीय स्तर पर मैं बता रहा हूँ, पहले बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी गढ़ बचा रही हैं, बीजेपी क्यों सामना नहीं कर पाई? संदेश खाली से लेकर तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए। नहीं, और प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों को उठाया, लेकिन देखिए बड़ा क्लियर है, कुछ चीजें बड़ी साफ नजर आ रही इस चुनाव से। ममता बनर्जी, जैसे अभय भी कह रहे थे, शी इज द क्वीन ऑफ दिस इलेक्शन। मैं अखिलेश यादव को कहूंगा प्रिंस ऑफ दिस इलेक्शन, अभी तक के रुझानों के हिसाब से। और एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि
आप जो डाइसेक्शन कर रहे थे वेस्ट बंगाल में बहुत सालों से कि विधानसभा का चुनाव अलग और लोकसभा का चुनाव अलग, ममता बनर्जी ने वो मिथ तोड़ दिया। बीजेपी कहाँ कमजोर पड़ गई बंगाल में? देखिए, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में रणनीतिक विफलता और प्रबंधन का नहीं होना, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े होने का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें घटी हैं। विधानसभा में जो कार्यकर्ता तृणमूल से लड़े थे उनके साथ भाजपा मुस्तैदी के साथ खड़ी नहीं रही। मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ थी नहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की। आपको ध्यान होगा जब विधानसभा चुनाव भाजपा हारी थी तो जो लोग लाइन लगाकर भाजपा के दफ्तरों के आगे भर्ती हुए थे उन सब लोगों ने रिक्शे पे लाउडस्पीकर लगाया और माफिया मांग मांग के वो लोग तृणमूल कांग्रेस में वापस गए। हम सब लोग विश्लेषण करते समय उस नज़ारे को पूरी तरीके से भूल गए और भाजपा का जो प्रचार है उसके प्रभाव में आ गए कि उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया, उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। नतीजे देखिए आप क्या हो रहा है। क्या जबरदस्त ममता बनर्जी ने जो लड़ाई लड़ी है वो ऐतिहासिक है और भारतीय जनता पार्टी के सपनों को धूल दूसरे और भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है पश्चिम बंगाल में उनकी उम्मीदों के हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक ही है। वो हार अभी नहीं है, अभी तो रुझान आ रहे हैं, लेकिन हाँ लगता ऐसा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल बीजेपी के पास एक ममता बनर्जी के टक्कर का चेहरा नहीं था और जिस तरह से जो लाभार्थी जो योजनाएं चलाई थी 66 से ज़्यादा योजनाएं चल रही थी, स्पेशली जो लक्ष्मी भंडार योजना चली जिसमें कि उन्होंने 1200 रुपये अपर कास्ट और 1000 रुपये बाकी लोगों को दिया, तो वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा किया है और स्पेशली महिला वोटर जो हमको उम्मीद थी कि वो बीजेपी की तरफ। बंगाल के अंदर महिला वोटर ममता के साथ, मोदी के साथ नहीं, संदेश साफ। बिल्कुल ये दिखाई देता है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में महिला वोटर का प्रेफरेंस बीजेपी रहता है। उन्हें जहां भी लगता है सुरक्षा वाला मुद्दा वहां पे वो बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन बंगाल में इसका ठीक उल्टा हुआ दिखाई देता है। बंगाल में बीजेपी को बढ़त क्यों नहीं? क्रेडिबल लीडरशिप स्टेट की ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के आसपास भी पहुंच सके। ये एक बड़ा जो है अंतर है दोनों पार्टियों में। दूसरा, 2021 के चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसके बाद जो करप्शन के मामले सामने आए उनसे लग रहा था कि माहौल बदल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता से ज़्यादा है। ये इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। मोदी ममता का मैच नहीं बन पाया बंगाल में। देखिए बिल्कुल सही बात है और देखिए उससे बड़ी बात क्या है, जो बात शुरुआत में हुई, यानी जो चुनाव है वो 7 चरणों में था। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण में चुनाव हुआ और ये बात जो कही जा रही थी कि इससे प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी के बड़े नेताओं को मौका मिलेगा प्रचार करने का। पश्चिम बंगाल में ज़रूर मौका मिला, पर एक बात ये भी थी जो हमने तब भी डिस्कस किया था कि अगर क्षेत्रीय नेता मजबूत है तो उसको भी उतना ही मौका मिलेगा। और ममता बनर्जी ने ये जो चुनाव है ये पलटा है और चुनाव प्रचार के दौरान पलटा है। अगर आप शुरुआत में देखें जो स्थिति थी टीएमसी की, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हुई चुनाव खत्म होते होते, उसका ये नतीजा है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी ने स्थानीय चेहरे की बात की। उत्तर प्रदेश का मैं रुख करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तो देखिए किस तरीके से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो बड़े चेहरे योगी और मोदी दोनों, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43, एनडीए जो है वो महज 36 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ये इतना बड़ा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में क्यों? इसलिए रोमाना, क्योंकि एक तो टिकट जो उत्तर प्रदेश में बांटे गए, बीजेपी ने बांटे, वो लोगों का मानना है कि टिकट अच्छे नहीं बांटे गए। दूसरा, रिपीट किया तो एंटी इनकम्बेंसी, लोकल एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट के खिलाफ खूब थे। मोदी अकेले कितने संभाले उन चीज़ों को। योगी का जो कैंपेन था वो कैंपेन उत्तर प्रदेश में, योगी जी तो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय उनको देना चाहिए था, समय कम उत्तर प्रदेश को मिला, ज़्यादा बाहर में गए। और वो जो दूसरा है कि जाति, वहाँ पर जाति का उभार, जातीय अस्मिता का उभार हो चुका है, वो चाहे आरक्षण के सवाल पर हुआ हो। तो इंडिया गठबंधन के फायदे में क्या गया, हक में क्या गया, एडवांटेज इंडिया गठबंधन कैसे हो गया यूपी में? नहीं, क्योंकि वो जो समाजवादी पार्टी के वोट्स, और मैंने पहले भी ये कहा कि जो बीएसपी का जो हमको आंकना होगा कि उसके जो वोट्स थे वो कहाँ गए, और एसपी और कांग्रेस मिल गए। लेकिन थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में हमने, जम्मू पर बाद में, पहले यूपी की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को लेकर विनोद जी का मैं रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश में ये पीडीए चल गया। देखिए रुमाना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये नतीजे यही होते हैं और लगभग ऐसे ही सेटल कर रहे हैं तो अब इस देश में अच्छा काम ये होगा कि ईवीएम पर बहस खत्म हो जाएगी।
मतलब जो ईवीएम को लेकर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहे थे, तो कम से कम चुनाव आयोग की थोड़ी गरिमा और ईवीएम की वो बची रहेगी, तो ये भारत के लिए प्रशासनिक मशीनरी भी। मशीनरी। दूसरी बात ये है, जहाँ उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पीडीए चला है और अखिलेश यादव ने जो टिकटों का बंटवारा किया है उसका बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। यूपी में एडवांटेज क्यों? मुझे यही लग रहा है कि ये जो कास्ट बेस्ड इक्वेशंस हुए हैं और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 टिकटें अपनी जाति में दी और अपने परिवार में दी, और बाकी जो टिकटें उन्होंने इस प्रकार से कम्बिनेशन किया था कि वो एक बहुत प्लूरलिटी, एक रेनबो टाइप की कास्ट कम्बिनेशन बना रहे थे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और जोड़ दूं कि यंगर वोटर्स जो है ना, यंगर वोटर्स का जो हमने पहले भी देखा वहाँ यूपी जाके, यंगर वोटर्स का रुख मुझे अखिलेश की तरफ या कांग्रेस की तरफ ज्यादा और कंसोलिडेट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो 43 से 44 पर पहुंच गया है, और जो बीजेपी एनडीए गठबंधन है वो 36 से 35 पर आ गया है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है, और वो मुझे लगता है पार्टी को लेकर जो नाराज़गी थी और ख़ासतौर से कैंडिडेट्स को लेकर जो नाराज़गी थी वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन अखिलेश को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों का चयन बहुत अच्छे से किया, और कांग्रेस और एसपी ने मिलकर चुनाव को ज़्यादा अच्छे से लड़ा। केवल बीजेपी की क्रिटिसाइज से नहीं, उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी पर राहुल और अखिलेश की जोड़ी भारी। निश्चित रूप से राहुल और अखिलेश की जोड़ी इसलिए भारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश धार्मिक नजरिए से और सांप्रदायिक नजरिए से बांटने का प्रयास किया गया था। आकाशवाणी जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी ने जीत दर्ज की। ये बड़ी खबर है। जालंधर की सीट चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। यहां पर उपचुनाव में सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन उसके बाद 24 चुनाव से पहले वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। जालंधर की सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। संतोख सिंह जो है वो यहां से जीतते रहे, उनके निधन के बाद ही यहां पर उपचुनाव हुआ था। 2019 में भी जालंधर सीट कांग्रेस ने जीती थी, 2024 में भी जालंधर सीट कांग्रेस ने जीत ली है। तो पहले त्रिपुरा वेस्ट वाली सीट जिसका नतीजा मैंने आपको बताया, बिप्लब देव जहां पर जीत चुके हैं, ये नतीजा है। और जालंधर की सीट चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस ने जीत ली है। उत्तर प्रदेश को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं। मोदी योगी की जोड़ी की बजाय अखिलेश राहुल की जोड़ी भारी। नहीं, मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो जिस बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लिए दवा माना जा रहा था, वो भाजपा के लिए जहर साबित हुआ है। और क्यों? इसलिए कि सारा दलित वोट अपने घर वापसी कर गया और कांग्रेस के साथ चला गया। तो ऐसे में जो 14 और 19 में दलित वोट भाजपा के साथ आया था, वो दलित वोट जब घर वापसी किया तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें फिर नीचे चली आई। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो माना यह जा रहा था कि दलित वोट जो है वो बीजेपी के साथ चला जाएगा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। अब राकेश जी कह रहे हैं कि मायावती वाला वो दलित वोट जो है वो कांग्रेस के साथ चला गया। परसों भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी संयोग से मेरी भेंट हो गई, वो पुराने मेरे मित्र थे, तो उन्होंने कहा ये सब जो राहुल गांधी ने संविधान का चक्कर चलाया है कोई काम नहीं करेगा, कोई दलित इससे प्रभावित नहीं है। अब सब बात उल्टी साबित हुई। ये पूरा का पूरा श्रेय विपक्ष को और खास तौर से राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान की किताब उठाई और कहा कि आपका आरक्षण मारा जाएगा, और ईडब्ल्यूएस कोटा जो मोदी ने बनाया था वो दलितों और ओबीसी के मन में था कि ये सवर्णों को पिछले दरवाजे से उन्होंने। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो पीडीए हैं उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई। पीडीए नहीं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ उस पे लोकल जो यूनिट था उसमें जो आपसी कला थी वो ज़्यादा बीजेपी को भारी पड़ गई। आपसी कला मुझे लगता है कि वो क्योंकि कुछ जो लोकल उम्मीदवार थे जिनको टिकट दिया गया था उसके खिलाफ लोकल यूनिट्स में काफ़ी कला थी। और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर तो कहा गया कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उस लिहाज से जो कैंडिडेट बदलने चाहिए थे, विनिंग कैंडिडेट्स, उनको बदला ही नहीं, रिपीट कर दिया ज्यादातर अपने। बिल्कुल सही का आप कह रही हैं, वो एक बड़ी समस्या रही। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो प्रचार के दौरान विपक्ष को एक जो बड़ा हथियार मिला कि आप 400 पार की बात करते हैं, और खुद ही बीजेपी के सांसदों ने कहा, चाहे वो कारवार के सांसद हों चाहे फैज़ाबाद के सांसद हों, कि भाई हम लोग संविधान बदलेंगे। इसकी वजह से बहुत सारा जो दलित वोट है और जो पढ़े लिखे दलित युवक हैं उन्होंने एक तरीके से वोट अपना शिफ्ट किया। बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं 2019 के बाद से मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ, उसका फ़ायदा हुआ, दलित शिफ्ट हुआ, और जो नया नारा अखिलेश यादव का था उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। और चुनाव के प्रचार दौरान भी दिख रहा था। अभी भी मैं आपको बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब बीजेपी इसको समझ ही नहीं पाई। देखिए, आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण जो है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। 2015 आप बिहार को याद कीजिए,
आरक्षण पर बयान आया मोहन भागवत का, बीजेपी को भारी पड़ गया। ये मुद्दा नीचे तक ले जाने में अखिलेश यादव सफल रहे, उसका असर हुआ है। और दूसरा जो दिमाग तो आरक्षण का मुद्दा चला, मतलब जाति का मुद्दा चला ना। बिल्कुल, इसके पीछे एक वैलिड तर्क भी है। भाजपा ने जो आरक्षण का बेसिक प्रिंसिपल था उसके खिलाफ जाके अगड़ों को पहली बार भारत में आरक्षण की व्यवस्था की, तो इसीलिए उन पे ये आरोप आसानी से स्थापित हो जाता है कि कहीं वो आरक्षण को खत्म तो नहीं कर देंगे, बदल तो नहीं। तो ये खतरा, और वो तमाम रैलियों में इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी के हाथ में आपने संविधान वाली प्रति देखी होगी, और ये मुद्दा जो है माना ये जा रहा है महाराष्ट्र में भी जमकर चला। मैं जल्दी से महाराष्ट्र के बारे में आपको बताती हूँ। देश का दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा, 48 लोकसभा सीटों वाला। 2019 में यहाँ पर एनडीए को 41 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए 22 सीटों का नुकसान एनडीए को महाराष्ट्र में हो रहा है। एनडीए 20 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से 28 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में ये क्या हो गया? बीजेपी सेना शिवसेना का जो विभाजन कराया बीजेपी ने, वो तो एक बड़ा कारण है भी ही, और संविधान का इशू भी, रिजर्वेशन का इशू भी काम किया। एक इंटरेस्टिंग बात है रोमाना, जो हम महाराष्ट्र के सेंस में और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है, वो ये है कि भय की खेती, यानी अपोजिशन ने भय की खेती की, नाराजगी की खेती। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है, ये डर की राजनीति की वजह से महाराष्ट्र? नहीं, मैंने बहुत लोगों से बात भी की थी, और मैं कह सकती हूँ कि बहुत लोगों में ये अंडर करंट था, खासकर निचले तबके में, और वो अपना मन बना चुके थे और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मन बना चुके थे, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ये क्या हो गया? भारी पड़ गया महाराष्ट्र बीजेपी एनडीए को? देखिए, महाराष्ट्र का तो नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है, और ये दोबारा अखिलेश यादव जी बहुजनों के सबसे बड़े नेता के रूप में। महाराष्ट्र के बारे में जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। में इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की वो चाल नाकाम हो गई जो उसने शिवसेना और एनसीपी को बांटने की चली थी। ये वो असली नकली वाली जो लड़ाई है और इस तरीके के जो आरोप थे, महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आए। बिल्कुल पसंद नहीं आए, और उन्होंने फिर से साबित किया कि शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की है, और एनसीपी जो है वो शरद पवार के नेतृत्व में चल रही है। भले ही आप इलेक्शन कमीशन पर और तमाम तरीके से जो भी फैसला करें, लेकिन जनता जो है उन्होंने अपना नेता अपने आप बता दिया। और ये मराठा वाला मुद्दा, ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा, कुणबी वाला मुद्दा, ये वो तमाम मुद्दे भी चले। देखिए, बड़ा क्लियर था, और मैंने बहुत पहले से कहा था कि महाराष्ट्र इनका एक बड़ा हिट एरिया होगा, क्योंकि बड़ा स्ट्रेटेजिकली, मैं स्टेट को अच्छे से जानता हूँ, बड़ा स्ट्रेटेजिकली उद्धव ने अपने एरिया को बांटा, और जहाँ के शरद पवार उनका गढ़ है, उन्होंने अपने एरिया को बांटा, और दोनों ने कंबाइंड स्ट्रैटेजी के साथ सिंपैथी जो थी, जो इनहेरेंट सिंपैथी थी, उसको इनकैश किया। ये है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो अभिज्ञान प्रकाश यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सिंपैथी का। ये सहानुभूति वाला वोट महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए जो जिता रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, रुझानों के बाद सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट है। सेंसेक्स में 6000 पॉइंट की गिरावट है, और सेंसेक्स आप जानते हैं सेंटीमेंट से चलता है, और ऐसे में सेंटीमेंट ये बता रहा है कि जिस तरीके की उम्मीद के साथ बीजेपी सरकार की वापसी थी वैसा हो नहीं रहा, और इसीलिए बाजार में ये भारी गिरावट 6000 अंकों की। महाराष्ट्र सहानुभूति वोट। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नतीजे बता रहे हैं कि जय श्री राम पे जय भीम भारी साबित हो रहा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण का ठीकरा सीधे देवेंद्र फडणवीस के सिर पे फूटा, और संविधान बदलने का मुद्दा आपको पता है कि आपका विदर्भ क्षेत्र और मराठवाड़ा का बड़ा पॉकेट दलित वोट है, और उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदल देगी, और उसका नतीजा हमें सीटों में दिखाएगी। ये जय श्री राम पर जय भीम भारी पड़ गया। राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं महाराष्ट्र। देखिए, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसके बाद के ही चुनाव में तुरंत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, तब भी इसी प्रकार का नारा वहां लगाया गया था कि उड़ गए जय श्री राम। अब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ रहा है कि उन्हें कौन वोट दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से इस चुनाव लेकिन जब तक हम ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एनडीए का आंकड़ा देख लीजिए, एक बार फिर से 300 के करीब पहुंचता हुआ है। एनडीए 298, इंडिया गठबंधन 224। इस समय इस आंकड़े के हिसाब से अब की बार देश में फिर से बनने जा रही है एनडीए सरकार। हालांकि कितनी देर तक इस बात पर हम टिक पाएंगे, ये नंबर्स की अदला बदली पर डिपेंड करता है। बस 30 सेकंड के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। कपड़ों को आधे घंटे क्यों भिगोना? नया घड़ी करे जिद्दी से जिद्दी दाग, जल्दी से जल्दी साफ। अब कपड़ों को आधे घंटे क्यों भिगोना? नया घड़ी करे जिद्दी से जिद्दी दाग, जल्दी से जल्दी साफ।
लीजिए, एनडीए का आंकड़ा 300 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 224 पर है। और जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये सिर्फ 30 सेकंड का हमने ब्रेक लिया, बेगूसराय से बड़ी खबर आई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़त बना ली है अवधेश राय पर। कुछ देर पहले तक गिरिराज सिंह बेगूसराय सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह ने बढ़त बना ली है। एनडीए बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है बिहार में, और उसी का ये फायदा बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह को भी मिल रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी, जरा हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा आप जानते हैं लोकसभा की 10 सीटें, हरियाणा आप जानते हैं 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार हरियाणा में हुआ है बड़ा उलटफेर, क्योंकि हरियाणा की इन सीटों में बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस 5 और एक सीट जो है वो अन्य मतलब आम आदमी पार्टी वाले जो सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में है, उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बड़ा झटका, जोर का झटका, जोर से। बिल्कुल, और ये देखिए कि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। आप नवीन जिंदल जैसे व्यक्ति को, जो सिर्फ कॉर्पोरेट में और इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती रही, उसको लेके आते हैं और कैंडिडेट बनाते हैं। आप 4.5 साल तक किसी के साथ सरकार चलाते हैं और ठीक चुनाव के पहले वो सरकार खत्म कर देते हैं। आप अचानक से नए नए प्रयोग करते हैं। मनोहर लाल खट्टर, जिनको आप लगातार 9 साल तक बनाए रखते हैं, उनको हटा देते हैं, फिर लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं। जरा सा आपको रोकूंगी, ये तस्वीरें आ रही हैं और ये केरल से तस्वीरें आ रही हैं। केरल में कमल खिला है। केरल में त्रिशूर सीट, जहां पर सुरेश गोपी आगे चल रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर जीत का ऐलान हुआ है या नहीं, इसका हमें इंतजार है, लेकिन उसका जश्न जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता केरल में मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मौका होगा जब बीजेपी केरल में किसी सीट पर जीत दर्ज करेगी। आज तक इससे पहले केरल में कमल नहीं खिला था, पहला मौका जब बीजेपी केरल में जीत दर्ज कर रही है। और ये त्रिशूर सीट है। सुरेश गोपी पिछली बार 2019 में इस सीट से हार गए थे, लेकिन इस बार जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे थे और बड़ी वैलिड बात जो मुकेश जी यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब आप कैंडिडेट सिलेक्शन देखिए ना, मतलब कौन है अशोक तंवर, कांग्रेस से आए हुए, कौन है नवीन जिंदल, कांग्रेस से आए हुए, और रणजीत सिंह चौटाला इंडिपेंडेंट, उनको आपने उम्मीदवार बना दिया। आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है क्या? नहीं, ये बात तो हरियाणा में हो रही थी कि किस तरह से नेतृत्व और जो लोकल मैनेजमेंट था वो तालमेल नहीं बैठा पाया, और मुझे लगता है बीजेपी को इसका अंदाज़ा था। इसीलिए जो दक्षिण पे फोकस देखते हैं आप, जो उड़ीसा पे फोकस देखते हैं, जो अपने बंगाल पे फोकस देखा और जो दूसरे राज्यों में फोकस देखा, वो हरियाणा से होने वाले नुकसान के ही के अनुपात में होना के लिए था। ये तो प्रत्याशित था ना, ये कोई मतलब मुझे नहीं। बिल्कुल, और देखिए ना, बीजेपी को बड़ा नुकसान इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में ये जो 297 सीटें जा रही हैं, इसमें बीजेपी अपने दम पर 297 में से 240 सीट्स ला पा रही है। 240 सीटें बीजेपी अपने नाम पर लेकर आ रही है। टीडीपी इसमें सबसे बड़े अलायंस पार्टनर के तौर पर, आंध्र प्रदेश की पार्टी आप जानते हैं 16 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जेडीयू फिलहाल 15 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली 7 सीट, पीएमके 1 है, एलजेपी रामविलास 5 है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एनसीपी 1, जेडीएस 2, आरएलएमएल 0 है, लेकिन आरएलडी 2 है। तो कुल मिलाकर सहयोगियों के दम पर बहुमत वाला जादुई आंकड़ा बीजेपी अभी तक पार कर गांधी परिवार को ये किशोरी लाल शर्मा है। अमेठी में स्मृति ईरानी पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। स्मृति ईरानी लगातार पिछड़ रही है। अमेठी की सीट हाई प्रोफाइल सीट, इसी सीट पर 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, और अब किशोरी लाल शर्मा अमेठी में बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कह रहे हैं सुनाऊंगी आपको, लेकिन हम हरियाणा को लेकर चर्चा कर रहे थे। जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, हरियाणा की बात नहीं थी, हरियाणा की बात तो मैंने पूरी कर ली। मैं ये कह रही थी, अगर इस बार केरल में कमल खिला है और तमिलनाडु से खिलेगा, तो शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्य रूप से पूरी तरह से भारत को पैन इंडिया पार्टी बनेगी। लेकिन हरियाणा की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आंकड़ा उसी का है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन काम कर गया हरियाणा में, काम कर गया। और दूसरी बात देखिए, आप कैंडिडेट्स की बात हो रही थी, मुझे लगता है हरियाणा में शुरू से जाटों में नाराजगी थी, किसानों में नाराजगी थी। जिस तरह से हरियाणा की रेसलर्स के साथ, कुश्ती करने वाली महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ, उससे नाराजगी थी। जाट पहलवान बेटियों को लेकर मुद्दा जो है वो संवेदनशील। जी बिल्कुल, और खाप पंचायतें यहाँ तक आई, दिल्ली तक आई, उनकी बात जो नहीं सुनेगी, तो एक लगातार सुगबुगाहट, एक लगातार नाराजगी रही, और उसकी ये परिणति है। ये बात सर जो आप कर रहे हैं, और प्रदीप जी इससे पहले अमेठी और स्मृति ईरानी के संदर्भ में भी इस बात को कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सत्ता में अगर आप हैं तो आपको जनता की आवाज सुननी होगी। और अगर कहीं ये मैसेज चला गया जनता के भीतर कि आप में इतना अहंकार आ गया है कि आप सत्ता की आवाज सुनने ही नहीं चाहते, तो फिर सत्ता जो है वो दिखा देगी तस्वीर क्या है असली।
नहीं, देखिए, हरियाणा में मेरा मानना है कि इसके साथ साथ एक दूसरा मुद्दा भी ओवर कॉन्फिडेंस का, कि हम जिसको खड़ा करेंगे वो उसको जिता लेंगे। ये नवीन जिंदल और ये रंजीत सिंह, ये सब कैंडिडेट बना, अशोक तंवर को कैंडिडेट बनाना इसी का हिस्सा था। दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, मनोहर लाल खट्टर को हटाने में बहुत देर कर दी बीजेपी। 2019 के विधानसभा चुनाव से ही स्पष्ट हो गया था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन पार्टी ने उनको कंटिन्यू रखा। क्यों रखा पता नहीं। सर, एक मिनट, जरा जल्दी से, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, जल्दी से कुछ जानकारियां आ रही हैं, लेकर चलते हैं दर्शकों को शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, हमारे दर्शकों के लिए ये महत्वपूर्ण डेटा, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी इस बड़ी स्क्रीन के जरिए जल्दी से रख देते हैं। अभी तो रुझानों की बात हो रही है, नतीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन इंडिया का नंबर गेम आप जरा समझिए। इंडिया गठबंधन का नंबर गेम, अभी किसको कितनी सीटें, और देखिए यहाँ पर ये अभी आपको सब जीरो में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किस तरीके से बदलेगा, ये आंकड़ा कैसे बदलेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उन्हें किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये अपने दर्शकों को हम बताएंगे, क्योंकि अभी तो तस्वीर कुछ निकलकर जिस तरीके से सामने आ रही है वो देखना होगा कि क्या कोई उलटफेर होता है या फिर नहीं होता है। और ये देखिए, एनडीए का आप पहले समझ लीजिए, और एनडीए में किस तरीके से 298 सीटें, लेकिन 241 इसमें से बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है रुझानों में। और ये देखिए, टीडीपी 16, जेडीयू 15, यहाँ पर एसएस 7, और इसके साथ ही पीएम के 1, एलजेपी-आर 5, एनसीपी 1, ये, और नीचे जेडीएस को 2 सीटें, आरएलएम हालांकि 0 पे, आरएलडी 2 पे और अन्य 9 पे। ये फिलहाल जो गठबंधन है 298 सीटों पर जो रुझान है, उसमें से कौन सी पार्टी यानी कि जो इस सहयोगी दल है वो किससे आगे जाते दिख रही हैं। तो 241 सीटें बीजेपी और बाकी जो सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन में, वो आपको हम बता रहे हैं कि किसको कितनी सीटें अभी रुझान है, लेकिन अभी इनको नतीजों में किस तरीके से बदलेगा ये देखना होगा, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, क्योंकि 298 सीटों पर एनडीए यहां पर लीड करता दिखाई दे रहा है। और 224, अब देखिए, अब इंडिया गठबंधन का नंबर यहां पर 224 सीटें जिस पर आगे चल रही है, कांग्रेस को इसमें से 95 सीटें मिल रही है। इधर देखिए, समाजवादी पार्टी 34, सीपीएम 5, आरजेडी 3 पर आगे, फिर इधर डीएमके 21 पर आगे, एसएसयूबीटी 9 पर यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी एससीपी 7 पे आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 4, जीएमएम 2, टीएमसी 31 और अन्य 13। तो कुल मिलाकर जो इंडिया गठबंधन है जो 224 पर लीड करता दिखाई दे रहा है, अब अंदर से क्या खबर है वो ये है कि ये पार्टियां इतनी सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। रोमाना, तो ये बड़ा नंबर है, और ब्रेकअप जो है वो किस तरीके से 224 सीटें जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, उसमें कांग्रेस आप देख रहे हैं 95 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, और बाकी जो अन्य घटक दल हैं, इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, वो किस तरीके से इस इंडिया गठबंधन को मजबूती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन और ये गठबंधन की मजबूती, राकेश जी। देखिए, जब ताकतवर नेता कमजोर होता है तो कमजोर नेता फिर ताकतवर हो जाता है। इंडिया गठबंधन में मुझे लगता है जो परिस्थितियां भी हैं उसमें आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मांग उठ सकती है कि एक ऐसे नेता को ऊपर बिठाया जाए जो गठबंधन के सभी दलों के साथ समन्वय बिठाए। उसमें हो सकता है कि राजनाथ सिंह की पैरवी की जाए, कि किसकी पैरवी? राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति की पैरवी। ये आप एनडीए के लिए कह रहे हैं। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ती हूँ, और अलग अलग राज्यों की बात हम कर रहे हैं। फिलहाल आंकड़ा बदल गया है, और आंकड़ा देखिए, एनडीए जो है वो 288 पर आ गया है, आंकड़ा बदला, एनडीए 288 पर, इंडिया गठबंधन 234 पर। इस वक्त राजस्थान को लेकर भी जरा बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान का संदेश साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि 2019 में राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक वो हनुमान बेनीवाल वाली सीट, बीजेपी के समर्थन से ही वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में थे, सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार राजस्थान में बीजेपी सिर्फ 14 सीटों पर ही आगे है, 11 सीटों पर राजस्थान में बढ़त जो है वो कांग्रेस ने बनाई है। राजस्थान में बीजेपी को इतना बड़ा झटका क्यों लग रहा है? एक तो लीडरशिप की वजह से, क्योंकि वहां पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कोई लीडरशिप नहीं है, और दूसरा विधानसभा, मोहनलाल शर्मा लीडर ही नहीं है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो मुख्यमंत्री हैं, लीडर नहीं है, लीडर अलग होता है। और दूसरी बात, विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने जो अपना नेतृत्व है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, उन तीनों ने जो गलतियां थी या जो झगड़ा था, मनमुटाव था, उसको खत्म करके एक साथ लड़ाई लड़ी है। और जो लगातार बात हो रही थी, सचिन से भी मेरी बात हो रही थी, तब भी उन्होंने कहा था आपके ही प्रोग्राम में, तो उसके बाद बात हुई, उन्होंने कहा 10 सीटें हमारी आ सकती है। तो वो पूरी लड़ाई, राजस्थान में कांग्रेस ने अपना घर सही कर लिया और इसीलिए बीजेपी को टक्कर। देखिए, राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद कांग्रेस की 70 सीटें आई थी, 69 और 70।
तो इसका मतलब कांग्रेस हारी जरूर थी, लेकिन उतनी बुरी तरह नहीं हारी थी जैसे पहले हारती रही है। और जिस तरह चलन रहा है राजस्थान में कि जब आप सत्ता से बाहर जाते हैं तो फिर सुपड़ा सा साफ हो जाता है आपका। आता है। और इस बार जो है अच्छा चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, कई सीटें हारी, चुप सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर अपना ऑर्डर घर ठीक किया, अशोक गहलोत को भी साधे रखा और सचिन पायलट को भी साधे रखा, उसका फायदा ये हुआ कि दोनों नेताओं ने मिलकर के वहां काम किया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो एक नए जाट नेता के रूप में उभर के आए। मैं 1 मिनट जरा तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये कन्नौज की तस्वीरें हैं। कन्नौज वो सीट जहां से खुद अखिलेश यादव जो है वो चुनाव मैदान में उतरे और बाजी मार ली है। अखिलेश यादव ने बाजी मारी कन्नौज से। सुब्रत पाठक जिन्होंने 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था, इस बार अखिलेश यादव हिसाब बराबर कर रहे हैं। बस 30 सेकंड के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और आपको बता दें, राजस्थान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी का खराब प्रदर्शन हुआ है, उसी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी इस्तीफे की खबर